नमस्कार दोस्तों, मैं अभय कुमार आप सभी को जेपीएससी क्रैश कोर्स सीरीज में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे परहा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में। इससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन दबा दें। मैं अपने हर एक वीडियो में जो भी सिलेबस में दिया हुआ है उतना ही पढ़ाया है, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ाया है। इसलिए मेरा हर वीडियो छोटा होगा और बहुत ही सटीक होगा। मैंने मल्टीपल सोर्स से नोट्स इकट्ठा किए और कंपाइल करके आपके समक्ष रखा हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरे वीडियो को बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। थोड़ा बोरिंग हो सकता है क्योंकि मुझे पढ़ाने की उतनी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उसमें जो नोट्स दिए गए हैं, जितना बताया गया है, निश्चित रूप से उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। परहा पंचायत शासन व्यवस्था उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है। यह व्यवस्था को उरांव शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। यह व्यवस्था मुंडा शासन व्यवस्था से थोड़ी मिलती जुलती है। देखिए, छोटानागपुर क्षेत्र में उरांव जनजाति का जो आगमन हुआ था वह मुंडाओं के आगमन से कई सौ वर्ष के बाद हुआ था। ऐसा माना जाता है कि छोटानागपुर में बसने से पहले इनका निवास स्थान रोहतासगढ़ हुआ करता था। जब वे यहाँ बसने लगे तो यहाँ के जंगलों को साफ किए, साफ करके खेत बनाए, उसके बाद गांव बसाए। खेत बनाने और गांव बसाने वाले को भूइंहर बोला गया। गांव तो अब बस गए। कोई भी गांव जब बस जाता है तो उसकी संचालन की आवश्यकता महसूस होने लगती है। जब गांव बसने के बाद संचालन की आवश्यकता महसूस हुई तो गांव के प्रशासनिक और धार्मिक संचालन की जिम्मेवारी जिस व्यक्ति को दी गई उसे पाहन का नाम दे दिया गया और वह गांव का पुरोहित होता था। वह पूजा पाठ वगैरह कराता था और उसकी सहायता करने के लिए एक आदमी का रखा गया, उसे बैगा कहा गया। इस तरह गांव का जो सबसे प्रमुख व्यक्ति था वह पाहन हो गया। वो धार्मिक भी काम देखता था और प्रशासनिक भी, और उसका सहायता बैगा करता था। समय के साथ यह व्यवस्था बदल गई और पाहन की सहायता के लिए एक पद सृजित किया गया, उसे महतो का नाम दिया गया। फिर आगे चलकर प्रशासनिक और धार्मिक संचालन की जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को बांट दिया गया। महतो को प्रशासनिक संचालन की जिम्मेदारी दी गई और पाहन को धार्मिक संचालन की जिम्मेदारी दी गई। इस प्रकार ग्राम स्तर पर पंचायत का निर्माण हुआ। इसके सदस्य गांव के सभी खूंट के बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। यह पंचायत गांव में किसी भी प्रकार के निर्णय लेने में सक्षम होते थे। उरांव जनजाति में यह माना जाता है कि धर्मेश, जो उरांव के इष्ट देव हैं, कि धर्मेश के बाद इस पृथ्वी पर पंचायत ही सर्वोच्च शक्ति है। समय के साथ यह व्यवस्था बहुत ही समृद्ध होती गई और यह व्यवस्था 3 स्तरीय व्यवस्था में बदल गई। पहला भूइंहर ग्राम पंचायत, दूसरा परहा पंचायत और तीसरा अंतर परहा पंचायत। एक खास बात थी इस परहा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में, वह थी कि महिलाओं के भी सहभागिता हुआ करता था, जबकि बाकी आप देखे होंगे शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं था। अब हम बात करते हैं भूइंहर ग्राम पंचायत के बारे में। भूइंहर ग्राम स्तर की पंचायत व्यवस्था में 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। सबसे पहला होता है महतो। गांव की पंचायत व्यवस्था का यह प्रमुख होता है। प्रशासनिक संचालन की भी जिम्मेवारी इसे ही होती है। यह पद वंशानुगत होता था और घर के सबसे बड़े बेटे को ही मिलता था, मतलब जो वरिष्ठतम सदस्य थे उन्हें मिलता था। बहुत बार ऐसा भी देखा गया था कि जब वारिस नहीं होने की स्थिति में उस वंश का कोई अन्य पुरुष को यह पद दे दिया जाता था। अब आता है पाहन। पाहन होता था सेकेंड हेड। यह गांव का पुरोहित होता था। धार्मिक संचालन की जिम्मेदारी इसे होती थी। यह पद वंशानुगत नहीं था। हर 3 वर्ष में एक बार चुनाव होता था और सरहुल के दिन नए पाहन का चयन होता था और इसके सहायता के लिए जो व्यक्ति होते थे उसे पुजार या बैगा कहा जाता था। अब तीसरा भंडारी। यह संदेश वाहक था। यह महतो का पंचायती आदेशों को गांव में पहुंचाने का काम करता था। इसका भी चुनाव पाहन जैसा ही होता था हर 3 साल में और सरहुल के दिन ही डिसाइड होता था कि कौन भंडारी बनेगा। हमने जो अभी तीनों पद के बारे में बात किया, इन तीनों पदों पर जो भी व्यक्ति को नियुक्त या चुनाव की जाती थी वह कुंवारा नहीं होता था
वो निश्चित रूप से शादीशुदा होना चाहिए। भुइयार ग्राम पंचायत के इन तीनों व्यक्तियों को, जैसे महतो, पाहन, भंडारी को, किसी को कोई टैक्स नहीं दिया जाता था, कोई पेमेंट नहीं की जाती थी। हाँ, इनके भरण पोषण के लिए भूमि आवंटन किया जाता था और जो भूमि उनको दी जाती थी, जैसे महतो को जो भूमि दी गई उसे महतवई जमीन कहा गया, पाहन को जो भूमि दी गई उसे पाहनई जमीन कहा गया, जो भंडारी को दी गई उसे भंडारगिरी जमीन कहा गया। ऐसे ही आगे हम देखेंगे कि पढ़ा राजा भी होता था, उसको भी जो जमीन दी जाती थी उसे मंझियस जमीन कहा जाता था। मैंने जहाँ भी पढ़ा एक वर्ड बार बार मिलते रहा, जैसे महतो खूंट, पाहन खूंट, तो मैं भी सोचा मैं भी इंक्लूड कर लूँ। ऐसे मुझे नहीं लगता ये कुछ इंपॉर्टेंट है। महतो खूंट का मतलब हुआ महतो के कुल का, पाहन खूंट हुआ पाहन के कुल का। तो इसलिए खूंट मतलब ऐसे जनरली परिवार होता है। ऐसे हम कह सकते हैं कि महतो और पाहन दोनों ही गांव की पंचायत व्यवस्था के केंद्र बिंदु रहे हैं। अपने आप में दोनों ही अकेले कुछ नहीं है, क्योंकि इनकी सारी शक्ति पंचायत में होती थी। उरांव जनजाति के लिए एक प्रसिद्ध कहावत है कि पाहन गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है। गांव की पंचायत स्तर पर ही समस्याओं एवं विवादों का भी निपटारा कर दिया जाता था। जैसे छोटे मोटे किसी भी प्रकार के विवाद हो उसको वहीं निपटा दिया जाता था। वैसे ही विकास कार्य या गांव की समस्याओं का निवारण होता था। यौन अत्याचार के मामले भी देखे जाते थे, पारिवारिक झगड़े समाप्त कर दिए जाते थे या फैसले ले लिए जाते थे, जमीन जायदाद संबंधित मामले होते थे, धार्मिक पर्व त्यौहार संबंधित फैसले लिए जाते थे, या जैसे पढ़ा पंचायत या अंतर पढ़ा पंचायत के निर्णय का अनुपालन करवाना हो, वो सब ग्राम पंचायत के स्तर पे हो जाता था। विवाद नहीं सुलझने पर इसे पढ़ा पंचायत में ले जाया जाता था, और अगर विवाद का निपटारा पढ़ा पंचायत में भी नहीं हो सकता तो उसे अंतर पढ़ा पंचायत में भेज दिया जाता था। किसी भी मामले में पढ़ा राजा या पढ़ा दीवान महतो के आग्रह के बिना हस्तक्षेप नहीं करते थे। आगे हम देखेंगे पढ़ा दीवान और पढ़ा राजा। वैसे ही छोटे मोटे आपराधिक मामलों में आर्थिक दंड के भी प्रावधान थे। हत्या जैसे गंभीर अपराध का निपटारा इन पंचायतों में नहीं होता था। हाँ, यौन अत्याचार या सामाजिक अपराध हो तो उसमें समाज से निष्कासित करने का दंड का प्रावधान था। अब हम बात करते हैं पढ़ा पंचायत के बारे में। गांव की पंचायत व्यवस्था के ऊपर की यह व्यवस्था थी। इसमें 7, 12, 21 या 22 गांव मिलकर एक पढ़ा पंचायत का निर्माण करते थे और इसका प्रमुख पढ़ा राजा होते थे, जो कि वंशानुगत पद था। इनके सहायता के लिए 5 अधिकारी होते थे, जिसमें सबसे पहला होता था दीवान, जो पढ़ा राजा के सहायक के रूप में कार्य करता था। दूसरा आता है मंत्री। यह पढ़ा राजा को परामर्श देते थे, यानी सलाहकार का काम करते थे। तीसरा आता है कोटवार। यह दूत या संदेशवाहक थे। यह पढ़ा राजा के निर्देश को पूरे गांव में और बाहर के सूचनाओं को उन तक पहुंचाने का काम करते थे। दंड को अमल करवाना भी कोटवार का ही काम था। अब आता है पैनभरा यानी कर्ता। इसका मुख्य काम था बैठकों का संचालन करना और खान पान का व्यवस्था करना। मतलब जितनी भी मीटिंग्स की मैनेजमेंट की जिम्मेवारी होती थी वो पैनभरा को होती थी। अब आता है गोड़ाइत। गोड़ाइत का मतलब होता है 2 गुटों को लाने वाला। मतलब जब कोई विवाद होता था, विवाद के दोनों पक्षों के, एक होता था शिकायतकर्ता और दूसरा अभियोगी, वो दोनों को बुलाना और बैठक में शामिल कराना इसकी जिम्मेवारी होती थी। पढ़ा पंचायत का मुख्य काम जो होता था वो होता था कि 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच का जो विवाद होता था उसका निपटारा करना। अगर कोई विवाद का कोई निर्णय नहीं निकला तो उस केस में अनिर्णित मामलों को पढ़ा दीवान के पास हस्तांतरित करना। पढ़ा राजा और उनके अधिकारी जिस गांव में निवास करते थे उसके आधार पर गांव का नामकरण होता था। जैसे राजा गांव, जिस गांव में पढ़ा राजा का निवास स्थल होता था उसे राजा गांव के नाम से जाना जाता था। उसी तरह जिस गांव में दीवान का निवास स्थल होता था उसे दीवान गांव। उसी तरह पैनभरा गांव, कोटवार गांव, प्रजा गांव। प्रजा गांव वह गांव होता था जिसमें कोई भी अधिकारी का निवास स्थान नहीं होता था, अर्थात
जो आम जनता के लिए होता था। अब बात करते हैं अंतरपरहा पंचायत के बारे में। परहा पंचायत के ऊपर अंतरपरहा पंचायत की व्यवस्था थी। यह पंचायतें कई परहा गांवों को मिलाकर बनाई जाती थी। इसके प्रमुख को परहा दीवान कहा जाता था। इनका मुख्य काम होता था जैसे परहा राजा द्वारा अनिर्णित मामले जो इनको हस्तांतरित किए गए थे उसका निपटारा करना। अब बात करते हैं दूध भैया गांव के बारे में। मान लीजिए कि दो ही परहा है, परहा 1 और परहा 2, और हमारे पास 5 गांव हैं A, B, C, D, E। परहा 1 में 2 गांव हैं A, B, परहा 2 में 2 गांव हैं C, D, और E किसी परहा में नहीं है। अब सवाल आता है कि दूध भैया गांव कौन किसको बोलेगा? तो परहा 1 के सभी गांव परहा 2 के सभी गांव को दूध भैया गांव बोलेंगे। वैसे ही परहा 2 के सभी गांव परहा 1 के सभी गांव को दूध भैया गांव बोलेंगे। ई को कोई भी दूध भैया गांव नहीं बोलेगा क्योंकि वह किसी परहा का पार्ट नहीं है। इसलिए अंतर परहा स्थित 2 परहा गांव को ही दूध भैया गांव बोलेंगे। इस प्रकार हमारा ये परहा पंचायत शासन व्यवस्था यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।